हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसमें अब तक अपन ने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शंस और एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट किया था, और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। और है ना, क्वेश्चंस का करने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग है कि हम कैसे हम उन क्वेश्चंस को 1 मिनट में कर पाएँ। यही हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। खासकर ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से हम जो 70+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा टारगेट यही है कि हम 60+ क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करें। खासकर उन बच्चों के लिए जो पहले दे चुके हैं और जिनसे नहीं हो रहा है, उनके लिए तो बहुत कारगर साबित होने वाली है ये सीरीज़। तो चलिए हम एनालिटिक फंक्शन जो है उसमें अपन आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, और आज हमारा जो एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की 2-3 क्लासों में अपन जो कन्फॉर्मल मैपिंग है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना। अब तक, अच्छा उससे पहले वही कि अब तक अपनी सीरीज़ में अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक वही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए। और बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, और है ना, बहुत कम टाइम में। सबसे बड़ी बात ये, हम समय भी कम ले रहे हैं, और साथ के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कम से कम टाइम में करें ये कर रहे हैं। कैसे हम एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाएं ये भी हम कर रहे हैं, है ना। जब हम क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, पढ़ना शांति से है, बट उनका जो क्वेश्चंस का जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो इतना शॉर्ट है कि हम बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस के आंसर ले आ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, है ना। सीरीज़ अच्छी लग रही होगी वैसे, बिल्कुल, है ना, जहाँ तक मुझे विश्वास है। और जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, हमको भी प्रोत्साहन मिलता है कि चलो अच्छा है, बच्चों को समझ आ रहा है ना। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन, है ना, संयुग्मी नहीं, प्रसंवादी फलन, हिंदी में हार्मोनिक फंक्शन, प्रसंवादी फलन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन का ही पार्ट है हमारे पास। ठीक है, चलिए, क्या होता है डेफिनेशन, है ना, वही हमारा तरीका कि डेफिनेशन, उनसे क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, है ना, उनसे नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, पुराने क्या बने हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो क्या पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने के आसान तरीके क्या है। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है ux, y डोमेन D में डिफाइन है, परिभाषित है ना। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो, बार बार परेशान मत हो, सर हिंदी इंग्लिश में दोनों ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ux, y डोमेन D में परिभाषित है, डिफाइंड है। ठीक है, उसमें परिभाषित है। ठीक है, वो कह रहा है कि दो ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव, पीडी मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स, आंशिक अवकलज, डी में कॉन्टिन्यूस है, एग्जिस्ट तो करे ही करे, बट साथ के साथ क्या है, वो कॉन्टिन्यूस भी है। तब हम कह सकते हैं यहां पर कि यू हार्मोनिक होगा, यू प्रसंवादी होगा यदि del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यू हार्मोनिक कब होगा, जब del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या कहते हैं, ये जो है हमारे पास लाप्लास समीकरण, है ना। कई बार ये भी कह देता है कि यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, है ना, यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। तब हम कह सकते हैं यहां पर यू हार्मोनिक होगा, है ना। अब अपन हार्मोनिक के ऊपर कुछ शानदार शानदार छोटी छोटी चीजें जिनसे एग्जाम से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सुनना, एक एक पॉइंट को बहुत ढंग से पढ़ना। एफ ऑफ जेड यू प्लस आइटा वी डोमेन डी में एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है, तो यू और वी हार्मोनिक होंगे। क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी जो है वो एनालिटिक है, तो यू और वी हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक होंगे मतलब u के लिए del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम v के लिए del 2u अपॉन, है ना, del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एनालिटिक है तब। अब अगला क्वेश्चन कि सर हार्मोनिक है तो एनालिटिक हो सकते हैं क्या, तो क्या कह रहे हैं, u और v हार्मोनिक है तो ये जो f ऑफ z है वो एनालिटिक होना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। u और v हार्मोनिक है, दो हार्मोनिक दे दिए, u प्लस आयोटा v हार्मोनिक, मतलब u और v हार्मोनिक है, और हमको कह दे कि u प्लस आयोटा v एनालिटिक है कि नहीं है, कहेंगे कोई जरूरी नहीं है। तो सर कब हो सकता है, क्या सफिशिएंट कंडीशन है,
क्या पर्याप्त प्रतिबंध है? क्या ऐसा मिल जाए कि u और v हार्मोनिक है और उसके साथ में से क्या कंडीशन ऐड करें कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v एनालिटिक हो जाए? तो हम कहते हैं कि डोमेन D में u और v हार्मोनिक है और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट किसको, CR इक्वेशन, जो कोशी रीमान इक्वेशन है उसको संतुष्ट कर दे तो हमारे पास u प्लस आयोटा v एनालिटिक होगा। एग्जाम के स्टेटमेंट्स है ये सीधे सीधे। क्या u और v हार्मोनिक है तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v एनालिटिक होगा, है ना। डोमेन D में u और v हार्मोनिक है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v एनालिटिक होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे ध्यान रहेगा ना, ओनली हार्मोनिक है u और v तो u प्लस आयोटा v के एनालिटिक होने की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, परंतु अगर दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो कंफर्म है u और v हार्मोनिक, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई तो एनालिटिक होगा। ठीक है, आगे u और v हार्मोनिक है तो AU प्लस BV भी हार्मोनिक होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा इसकी जगह देखो ये AU प्लस BV लिखा ना, A और B कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुनना, हाँ ये तुम जो है ना A और B जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है u और v हार्मोनिक है तो बताओ u प्लस v हार्मोनिक है ना। कैसे होगा? u हार्मोनिक है मतलब हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, है ना, जीरो होगा। ऐसे डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका दो टाइम आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये जीरो टोटल जीरो आ गया ना, प्लस वाला। सेम अगर बीच में माइनस हो तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, है ना। ये दोनों जीरो, माइनस कॉमन लेके ये दोनों जीरो, हार्मोनिक है तो ए और बी अगर मैंने यहां ए लगा दिया, ए यहां भी आ जाएगा, यहां भी आएगा और यहां ए रहेगा, यहां बी रहेगा। देखो यहां से ए कॉमन आके ये मिलेगा, बी कॉमन आके ये मिलेगा, है ना। पता तुमको क्या कहेगा, u और v हार्मोनिक है तो तुमको कहेगा u प्लस आयोटा v हार्मोनिक है कि नहीं है। u माइनस आयोटा, सर आयोटा आ गया, हाँ सर अपोजिट बन गया। अरे नहीं, हमको ये जो भी है u प्लस आयोटा v उसके बारे में पूछ रहा है। आया समझ में? a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, तब हमेशा हार्मोनिक होगा। यहां से पूरे चांस है कि इस बार कोई क्वेश्चंस बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट अगला पार्ट, ये तो फिर भी आसान है, हम एग्जाम में दिख जाए तो कभी भी कर सकते हैं, पर आगे जो आने वाला है तो क्या कह रहा है, u और v हार्मोनिक है और दोनों का प्रोडक्ट, क्या कह रहे हैं, दोनों का गुणा हो भी सकता है नहीं भी। कब होगा? जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो u इंटू v भी हार्मोनिक होगा। कंफर्म? u इंटू v कब हार्मोनिक होगा? जब u v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आ गया समझ में? इसका मतलब कभी कभी ये भी दे सकता है f ऑफ z एनालिटिक है तो पहला स्टेटमेंट u और v हार्मोनिक होंगे, दूसरा स्टेटमेंट u v हार्मोनिक होगा या हार्मोनिक नहीं है तो p और q दो स्टेटमेंट क्या कहेगा, बोथ आर ट्रू, p इज ट्रू, q इज फॉल्स, है ना। दोनों में से चार स्टेटमेंट बना के दे दिए। क्वेश्चन आया ना समझ में? हाँ, क्या कह रहे हैं, u v हार्मोनिक, u इंटू v हार्मोनिक हो भी सकता है नहीं हो सकता, पर कब होगा? जब u और v CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब, है ना। तो देखो क्यों है, CR इक्वेशन से क्या फर्क पड़ रहा है, सुनना। uv है ना। अच्छा uv का मैं एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, किसके रेस्पेक्ट में,
तो u डेल v बाई डेल एक्स प्लस v डेल u बाई डेल एक्स। इसका फिर से करूंगा तो यहां डेल u बाई डेल एक्स ये कांस्टेंट है ना, यहां डेल v बाई डेल एक्स ये कांस्टेंट, ऐसे करके 2 डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल एक्स। फिर जब यहां से है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना मैंने क्या लिखा, ये क्या हुआ 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो सिर्फ क्या चेंज होगा y, देखो दोनों को अब क्या है CR इक्वेशन, मतलब सॉरी, जो हमारे पास अगर हार्मोनिक होना चाहता है तो क्या होगा, इन दोनों का सम 0 आना चाहिए। इन दोनों को सम करेंगे तो ये मिलेगा u इंटू डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, u इंटू ये आ रहा है तो ये तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 सॉरी लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना। अच्छा यहां पर v कॉमन ले लेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, u हार्मोनिक है v हार्मोनिक तो ये टर्म भी 0 बचे। ये अगर ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, किसको CR इक्वेशन को, तो डेल v बाई डेल एक्स को मैं लिख सकता हूं डेल u बाई डेल y, तो 2 डेल u बाई डेल x माइनस 2 डेल u बाई डेल y, आगे माइनस प्लस, मैं सब कुछ u में चेंज करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल u बाई डेल x, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर CR इक्वेशन को संतुष्ट करे तो हमारे पास क्या होगा, uv हार्मोनिक हो जाएगा। क्वेश्चन है ना, एग्जाम का बिल्कुल नया क्वेश्चन, आज तक नहीं देखा होगा, क्या कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक फंक्शन, है ना। देन स्टेटमेंट P है ना, u व v हार्मोनिक होंगे। स्टेटमेंट Q है ना, u v हार्मोनिक होगा, पहला ऑप्शन। हाँ सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत टफ लग, अरे नहीं होता है, बस अपने को नॉलेज है तो बहुत आसान होते हैं। अब अपने को पता है दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, एक जगह कहेगा P ट्रू Q फॉल्स, दूसरा P फॉल्स Q ट्रू, बोथ ट्रू, फोर्थ बोथ फॉल्स, है ना। तो कौन सा, दोनों ही ट्रू। आया समझ में, क्यों एनालिटिक है, अपने क्या कहा एनालिटिक है, तो कहां गया, ऊपर लिखा था ना, एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक होंगे, तो इसका मतलब u और v हार्मोनिक है, तो अब ये वाला स्टेटमेंट लग गया हमारा। अच्छा फिर u v को हार्मोनिक होने के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एनालिटिक है तो CR इक्वेशन संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए, है ना, बहुत शानदार चीज अपन कर रहे हैं, है ना, अच्छे बहुत अच्छे तरीके वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, जो इस बार एग्जाम में पूछे। पुराने क्वेश्चंस तो हम वैसे कर लेंगे बड़े शानदार तरीके से। अब अगला है कॉन्जुगेट हार्मोनिक। क्या है कॉन्जुगेट, संयुग्मी प्रसंवादी, वो क्या होता है। f ऑफ z u प्लस आयोटा v डोमेन D में एनालिटिक है तो u व v हार्मोनिक होते हैं, जिन्हें कॉन्जुगेट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आगे u व v कॉन्जुगेट हार्मोनिक है तो uv हार्मोनिक होगा, ये भी अपन ने लिखा। क्यों कॉन्जुगेट हार्मोनिक है, इसका मतलब यहां से u प्लस आयोटा v क्या है, एनालिटिक है। कॉन्जुगेट हार्मोनिक मतलब u प्लस आयोटा v एनालिटिक है। अच्छा एनालिटिक है तो अभी अपन ने कहा uv हार्मोनिक होगा, है ना, ये नोट भी बड़ी बात नहीं है, वहां से आ गया। आया समझ में, क्या कह रहे हैं कि भाई कॉन्जुगेट या हार्मोनिक मतलब संयुग्मी प्रसंवादी क्या होता है, अगर फंक्शन
डोमेन डी में एनालिटिक है तो u व v हार्मोनिक होते हैं, और u और v को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट हार्मोनिक कहते हैं, नाम दिया। फिर ये आगे अपने को क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट हार्मोनिक है u और v, इसका मतलब f ऑफ z u प्लस आयोटा v एनालिटिक है, और u प्लस आयोटा v एनालिटिक है तो अपन ने क्या कह रहे हैं, u और v हार्मोनिक के साथ साथ CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, और इस वजह से uv है ना वो क्या होगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर हार्मोनिक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब एग्जाम के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस को अब अपन उड़ाते हैं जल्दी जल्दी। अब तक तो था थ्योरी वाला पार्ट, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन सकते थे, वहां से अपन ने सारी चीजें देखते हुए, है ना, अब जो है हमारे पास पुराने क्वेश्चंस क्या क्या हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। अब फिर से मैं याद दिलाता हूँ अपनी फंक्शन वाली क्लास, है ना, जिसको हमारी फंक्शन वाली क्लास अच्छे से याद है ना, उसके लिए तो बहुत मजेदार काम है, और इसको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस बहुत सारे वहीं से हो जाएंगे तुम्हारे चुटकियों में, देखना। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है ना, वो क्या कह रहा है, e की पावर माइनस 2x साइन 2y का क्या होगा। ऑप्शन में कह रहा है 2 e की पावर माइनस 2x कोस 2y, 2 e की पावर माइनस 2x कोस 2y, 2 e की पावर माइनस 2x साइन 2y, e की पावर माइनस 2x कोस 2y। इन सब में 2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो दिया है ना, हम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर कराएं तो क्या होगा, u अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने अपन यहां से u से, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये है ना, u अगर ये है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस 2 की पावर माइनस 2x साइन 2y, है ना। और इनमें से किसी का भी मैं अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, जैसे ये u हुआ तो इसका मैंने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, ux आया, समझना है ना, ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने। वैसे ये भी नहीं करना, तुमको देख के दिख जाता है। अच्छा अब सुनना, इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, भले x के रेस्पेक्ट में करूं भले y के रेस्पेक्ट में करूं, 2 आगे आएगा, या पहले से 2 है 4 हो जाएगा, यहां भी 2 है यहां भी 2 है 4 हो जाएगा, उधर तो 2 है आगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो गया। हमने चेक भी नहीं किया, क्यों, क्योंकि CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कॉन्जुगेट हार्मोनिक है, संयुग्मी प्रसंवादी है, इसका मतलब u प्लस आयोटा v एनालिटिक होगा, CR इक्वेशन को संतुष्ट करना पड़ेगा, और अगर वो संतुष्ट कर रहा होगा तो क्या होगा भाई, इधर ऑप्शंस देखेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आना पड़ेगा। इनमें भी करेंगे 2 पहले से है, 2 और आगे आएगा तो 4 आएगा। सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट। हाँ, अब तुम CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ अपनी मर्जी के लिए, नहीं सर मेरे पास टाइम खूब है एग्जाम में, तो करा सकते हो। बाकी अच्छा, दूसरी चीज, कई बार तुम्हारे मन में ये होगा, सर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो क्वेश्चन डिलीट होगा, अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो डिलीट होगा। हमने बता दिया ना, हमारे जो मेथड है उन पे बिलीव करना पड़ेगा कि यार एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा, इधर 2 पहले से, जीवन में 4 बराबर नहीं होगा ना 2 के। फंक्शंस तो e की पावर x मतलब 2x साइन 2y या cos 2y वाली फॉर्म में ही आ रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से चीजें कांस्टेंट का ध्यान से हमने ये ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। और ये नहीं भी लिखते तब भी देखते, अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में 2 आगे आएगा, इन सब में 2 पहले से बैठा हुआ है ना, क्योंकि इन सब का अगर मैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराने जाऊंगा तो भी 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब ये तीनों नहीं हो सकते, फोर्थ ये बच गया। सर किसी में आगे 2 नहीं होता तो हम CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, 1 बाय 1 आते हैं। ठीक है, गलत पूछ रहा है, ठीक है, ओरे यार ये तो पहले ही गलत हो गया। देखना आराम से, हर एक देखो ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, क्यों, f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर, z नॉट इक्वल टू आयोटा 0 जब z इक्वल टू आयोटा, कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू आयोटा,
ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आए। आयोटा पर जो इसकी लिमिट है सीधी आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा पे वैल्यू कितनी 0 है ना, तो इसका मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आया। पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। पूछ रहा है कौन सा गलत है। एग्जाम में ध्यान रखना, हमको कई बार ये कौन सा कथन गलत है वो गलत इधर लिखा होता है और हम बिना जल्दबाजी के मतलब जल्दबाजी किए हुए कि नहीं भागे जा रहे हैं, नहीं जल्दी जल्दी सॉल्व करना, जो आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करे आते हैं। और जब हम सब क्वेश्चन जो कर रहे होते हैं ना वो क्वेश्चन गलत करते हैं, तब हम एग्जाम में पीछे होते हैं। हम एग्जाम में पीछे इसलिए नहीं होते कि हमको जो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन वो नहीं आया, हम इसलिए पीछे होते हैं कि जो सब कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, वो अगर क्वेश्चन को कर रहा है तो तुम उसको गलत ना करो, और वो होने वाला क्वेश्चन अगर तुम गलत करके आ रहे हो तो तुम पीछे आओगे। किस वजह से? अरे यार गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था, मैंने सही लगा के आ गया, है ना। तुम इनमें से अगर इसको नहीं पढ़ो और तुम मन में सोच अच्छा सही स्टेटमेंट ये सही नहीं है तो ये ऑप्शन ही नहीं बना, इसका मतलब तुम आगे बढ़ोगे तो खत्म, पढ़ाई गलत है ना। तो कई बार ये गलतियों से हमको बचना है, ठीक है। अच्छा वैसे अगर मैं बाकी 4 ऑप्शंस को पढ़ूं, है ना, सिर्फ क्वेश्चन हो गया हमारा एग्जाम में यही खत्म, बस बाकी के ऑप्शन ही नहीं देखे अपन ने, क्यों देखे, क्यों टाइम खराब करें। पर इनमें से कहीं कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बन जाए आगे आने वाले में, इसलिए ऑप्शंस देख रहे हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन हो गया, हमको एग्जाम में नहीं देखना है कि आगे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी 4 ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन दिख गया करेक्ट है तो 3 ऑप्शन पर नजर तक नहीं डालनी, टाइम बचाना है अपना, वहीं पर विश्वास रखना है खुद पे, अपने तरीकों पे, तो क्वेश्चन हो जाता है। कई बार हमको खुद को डाउट होता है, अच्छा ये तो हो गया बाकी 3 और देख लेता हूं, अरे तेरा टाइम जाएगा। एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना मोड जेड स्क्वायर किसी भी हर एक फंक्शन पर डिफाइन है, हर एक वैल्यू पर, और दूसरा लिमिट इस पॉइंट पर जेड नॉट पर मोड जेड नॉट स्क्वायर और वैल्यू भी यही है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होता है सब जगह। दूसरा एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, मतलब वो कह रहा है जेड हो, जेड स्क्वायर हो, जेड क्यूब हो, जेड की पावर 4, ये सब क्या है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हाँ हमारे फंक्शन है पॉलिनोमियल, होंगे ही, ठीक है। अब मैं जब हमारा कह रहा हूं अपने कह रहा हूं तो फंक्शन वाली क्लास, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज एग्जिस्ट ओनली एट ओरिजिन। जब मोड जेड स्क्वायर मतलब जेड जेड बार, और हमारी सी आर इक्वेशन इसका जेड बार के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, है ना, ओनली जेड, ये 0 का है 0, तो जेड इक्वल टू 0 पर ही डिफरेंशिएबल होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तुम्हारे पास कई बार तुम्हारे लोग ऐसे चेक करते होंगे जेड -0, है ना, वो डेफिनेशन लगा के, है ना, जेड से जेड लिमिट 0 आ रही 0 पे तो वहां एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी का पता नहीं, ठीक है। तो हम इससे कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि z इक्वल टू 0 के अलावा कहीं पर भी ये CR इक्वेशन संतुष्ट नहीं करेगी, तो और कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा z इक्वल टू 0 के अलावा। हमको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। हमारी CR इक्वेशन है ना तीसरी टाइप वाली डेल एफ अपॉन डेल जेड बार। हाँ सर ये कहाँ से लाए? अच्छी किताब से लाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, u इक्वल टू e की पावर x cos y इज हार्मोनिक, ठीक है, देन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये हार्मोनिक है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u दिया, v पूछ रहा है। अब u भी कैसा दे रहा है देखो ना, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है e की पावर x cos y। अच्छा ये तो हमारा e की पावर z है, नहीं है। मैंने कहा ना जिसको ये फंक्शन जितना याद होंगे उतना बहुत मजेदार काम होगा। सर मुझे याद नहीं है, तो एक तो याद कर ले यार, है ना। मैं कह रहा हूं कि एक ऑप्शन लो, ये e की पावर x cos y दिया तो अगला क्या होना पड़ेगा e की पावर x sin y, कहां है, हो गया क्वेश्चन। CR इक्वेशन भी चेक नहीं की, मैंने इसलिए कहा था कि फंक्शन वाली क्लास हमारी वो स्टार्टिंग में तुमको बहुत लेंदी लगी और यार पता नहीं क्या करा रहे हैं सर, यार ये इतने फंक्शन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर वो ध्यान है तो ये क्वेश्चन हमारा टाइम बचाएगा। देखो हमारा टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम कहा। बाकी सर अगर मुझे याद नहीं आ रहा तो क्या करूं, हाँ तो क्या कर CR इक्वेशन लगा,
है ना, u है x के रेस्पेक्ट में तो e की पावर x cos y, इनमें से किसका y के रेस्पेक्ट में करने पर ये आ रहा हो। ये ऑप्शन तो क्या e की पावर y ये बन ही नहीं सकता, ये भी e की पावर y बन ही नहीं सकता, क्योंकि e की पावर x आ गया तो अब आगे भी e की पावर x ही रहेगा। फिर आगे ये सर e की पावर x आ रहा है, यहां आ रहा है, इसका मैं करूंगा तो माइनस e की पावर x cos y का प्लस साइन y, तो सर साइन आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये बचा। ऐसे भी कर सकते हैं, याद नहीं बट याद है तो बढ़िया काम है, तुम अगर उन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा और काम आसान हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन अगला। हाँ, ये क्वेश्चन और शानदार एग्जाम का क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, देखिए, इफ द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन का u गिवन रियल पार्ट, ठीक है, वो क्या है, ax क्यूब माइनस 3bx स्क्वायर वाई माइनस 3ax वाई स्क्वायर प्लस by क्यूब। वो कह रहा है एफ डेस जेड क्या होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो u दिया है ना। दूसरा, अब देखो मैं इस चीज को दो तरीके से कराता हूं। ठीक है, पहला कि तुम CR इक्वेशन लगाओ और उससे काम करो, देखना क्या है। पहला तो लंबा सॉल्व करने वाला, दूसरा ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाले। ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। एफ डेस जेड जो भी होगा उसमें ए और बी तो आने पड़ेंगे ना, है ना, तो ए और बी आने पड़ेंगे, मतलब इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है भाई। यहां यू में ए और बी कांस्टेंट आ रहे हैं तो, है ना, एफ जेड में आएंगे और कांस्टेंट एफ डेस जेड में भी रहेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, यू है क्यूब वाला आ रहा है और पोलिनोमियल है, तो अगर एनालिटिक है ना, क्यूब आ रहा है तो मतलब वो जेड क्यूब को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और अगर जेड क्यूब को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो इसका मतलब ये एफ जेड ऐसा आ रहा है, तो एफ डेस जेड जेड क्यूब में तो नहीं आ सकता। आया समझ में? क्योंकि वो देखो u, मैंने कहा था ना उस पर गौर करना, मैंने u जेड स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जेड क्यूब में एक्स प्लस आइटा वाई का होल क्यूब आएगा, तो ए क्यूब है ना, एक्स क्यूब रहेगा। तो ये जो u है वो जेड क्यूब टाइप समथिंग कुछ होने वाला है, क्योंकि सब जगह डिग्री 3 आ रही है, जेड क्यूब टाइप होने वाला है। और जेड क्यूब टाइप होने वाला है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्यूब में नहीं आ सकता, स्क्वायर में आएगा। दूसरा, मैंने कहा कि वो क्यूब वाला आ रहा है, मतलब जेड क्यूब इंटू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू कॉन्स्टेंट और जेड स्क्वायर रहने वाला है, इसका मतलब ऑप्शन 3 है ना। आया ना। अब दूसरा तरीका देखो, ये तो है ना, अगर जिसको ये समझ आ रहा है ना, सच बता रहा हूं, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है अगले आने वाले एग्जाम में, वो झंडे गाड़ेगा। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं कि यार ये कुछ ऐसा होने, एग्जाम की अप्रोच है ये अपनी, है ना। हमको लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं तो हम कम से कम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं दूसरा तरीका, सर ये नहीं बन पा रहा हमसे, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। अब सर a प्लस आयोटा बी जेड क्यूब और जेड स्क्वायर और 3a प्लस आयोटा बी जेड स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करते हैं, सुनना, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो तुम तो, 3a एक्स स्क्वायर माइनस 6b एक्स वाई और माइनस 3a वाई स्क्वायर, ये आएगा u का y के रेस्पेक्ट में। u का y के रेस्पेक्ट से क्या मिलेगा, माइनस 3b एक्स स्क्वायर और माइनस 6xy प्लस 3b वाई स्क्वायर, ये आएगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब एफ डेस जेड चाहिए, एफ डेस जेड याद करो हमारा क्या था, डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल y था। अच्छा, हमको क्या था, सॉरी, आयोटा डेल v बाई डेल एक्स था, हमको दोनों ही u का पता है, तो क्या होगा, डेल u बाई डेल एक्स माइनस आयोटा डेल u बाई डेल y, है ना, CR इक्वेशन से। अब यहां सोचो, डेल u बाई डेल एक्स है ना, और ये आयोटा है,
3 सब जगह से कॉमन आ रहा है, देखो देखिए 3 यहां से भी कॉमन आएगा, 3 यहां से भी कॉमन आएगा, इसका मतलब 3 को बाहर रहना पड़ेगा, और 3 बाहर इसमें नहीं है, इसमें है। हर एक टर्म में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, वो वाला नहीं हो सकता। तुमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार ये कर चुका हूं, मैंने पूरा आंसर नहीं निकाला फिर भी ऑप्शन लगा दिया, क्योंकि हमको हर बार सॉल्व करते वक्त नजर ऑप्शंस पर रहनी चाहिए कि कहीं हमारा ऑप्शन एलिमेंट तो नहीं हो गया। यहां दिख रहा है, अगर मैं इसको यहां लिखूंगा माइनस आयोटा, यहां लिखूंगा, सब जगह से 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन यहां नहीं है, यही है आंसर है, क्योंकि 2 ऑप्शन हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, आया समझ में? ये दूसरा तरीका था। पर इसमें भी तुम लोग कई बार क्या करते हो कि ये एग्जैक्ट लाने की कोशिश करते हो और वहीं तुम्हारा टाइम खराब होता है। जो कहते रहते हैं ना कि टाइम हमारा कैसे बचाएं, ये क्लासेस पूरी देखोगे तो अपने आप टाइम बच जाएगा। हाँ बिल्कुल बचेगा। हम ऐसे ही देखो, हर टॉपिक का अपना तरीका है। तुम सोचो कि कोई जनरल मेथड बता दो सर हम टाइम कैसे बचाएं, वो नहीं बता सकते। वो तो हर टॉपिक को जब हम सॉल्व कर रहे हैं वहां हम कहाँ टाइम ज्यादा देते हैं, वहीं से हम अपना टाइम बचाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। चलिए बताइए, वो कह रहा है इफ इन द यूजुअल नोटेशन एफ ऑफ जेड यू प्लस आइटा वी एनालिटिक है और वी दिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ जेड क्या होगा। लो, स्क्वायर में आ रहा है मतलब जेड वाली टर्म तो होगी नहीं, बचाइए। अब सोच लो, अब एक तरीका तो ये है कि भाई एग्जाम में जेड स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये जेड स्क्वायर है। और इसका v जो है अगर देखा जाए, है ना, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, और अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन कहां गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हाँ, है ना। कुछ अच्छी चीजें हैं, मजेदार चीजें हैं हमारे सामने, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको क्या हो गया। ठीक है, चलो जो भी है, अपन इधर आते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड, जेड जब 0 नहीं है और 0 तब जेड 0 है। ठीक है, अब एफ के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है एफ डिसकंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू 0। मैंने लिमिट वाली क्लास में बताया था पहले कि जब भी पावर ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो और 0 पर बात हो रही हो और 0.0 दे रहा हो, ये तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि बाहर आ रहा है, तो ऊपर पावर ज़्यादा है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, डिफरेंशिएबल बट नॉट एनालिटिक एट जेड 0। अच्छा देखो, है ना, बाहर आ रहा है। दूसरा एक चीज मैं बता दूं तुमको याद रखने के लिए, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है ना, तो वो जेड बार से फ्री होगा, जेड बार नहीं आएगा। तो एनालिटिक वाला खेल तो खत्म इस स्टेटमेंट से। क्या कह रहा हूं मैं, अगर वो एनालिटिक है तो जेड बार से फ्री होगा, लिख लेना साइड में कहीं। तो एनालिटिक वाला तो केस खत्म। और मैंने बताया था एनालिटिक सिर्फ एक पॉइंट में नहीं होता, बाकी सारी जगह। फिर कह रहा है वो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, देखो ये z इक्वल टू 0 पे डिफाइन अलग तरीके से है, तो इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 0 पे मैंने बताया था हम ऐसे f डे 0 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, f ऑफ z मतलब z बार स्क्वायर अपॉन z, 0 पे वैल्यू 0 अपॉन z, लिमिट z टेंड टू 0। ये क्या आ रहा है, लिमिट z टेंड टू 0 z बार स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा, z बार अपॉन z का होल स्क्वायर, और ये अपन पढ़ के आए हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। वो कह रहा है डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा, और हम कह रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बचा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में, चलिए। ठीक है, कैसे एलिमिनेट किया,
कॉन्टिन्यूस है, पावर ऊपर ज्यादा आ रही है जेड बार में होते हुए भी, क्योंकि जीरो पर वैल्यू जीरो और लिमिट इसकी जीरो आ जाएगी। फिर हम कह रहे हैं अच्छा कैसे आएगी वो भी दिखा दूं भले मैं, x प्लस आयोटा वाई मतलब माइनस बार का स्क्वायर अपॉन x प्लस आयोटा वाई, लिमिट है ना z टेंड टू जीरो मतलब x टेंड टू जीरो y टेंड टू जीरो। तुम y इक्वल टू mx करोगे तो यहाँ mx, यहाँ mx, यहाँ x टेंड टू जीरो ओनली रहेगा, x बाहर निकलेगा, x कैंसिल होगा, इधर से ये m बचेगा और यहाँ x रहेगा, ये 1 प्लस आयोटा m बच जाएगा। तो अब यहां से क्या मिलेगा, x टेंड टू जीरो पे जीरो। तो उस वजह से अपन कह सकते हैं यहां पर कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल आएगी, जीरो के, और जीरो पर वैल्यू दे रखी है जीरो, तो कॉन्टिन्यूस दिए बचा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला एग्जाम का जिसका ऑप्शन नहीं लिखा मैंने जानबूझकर, वो कह रहा हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस ये। अब तो तुम बताओ, तुम यहां से सोच लोगे तुम्हारे फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। u इक्वल टू कोस वाई कोस हाइपरबोलिक x, जिसको ध्यान है सर ये तो कोस z है, उसका रियल पार्ट है, कोस z का रियल पार्ट था ना, कोस x कोस हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा साइन x साइन हाइपरबोलिक y। ये ध्यान है तो अब f ऑफ z कुछ भी पूछे, f ऑफ z पूछे, v पूछे, उनको पता है ऑप्शन जो भी हो, अगर v पूछ रहा है तो माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y, f ऑफ z पूछ रहा है तो कोस z। ठीक है, ये हमारा काम की चीज है ना। चलिए ठीक है, अब एक आधी चीज और बची है, मैं यहां लिखा देता हूं, फिर हमारा ऑलमोस्ट है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक दो इनइक्वलिटीज है जो अपने को देखनी है, वो है पहला डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल टू अपॉन डेल जेड बार। ठीक है, अच्छा दूसरा डेल टू, ये याद रखना है अपने को और बुक में मिल जाएगी आपको बस। ठीक है, वो है एफ डेस जेड का स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वी स्क्वायर। इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं है ना, तुमको कह दे क्वेश्चन u इज हार्मोनिक, ठीक है, देन डेल टू यू अपॉन डेल जेड बार है ना इक्वल टू पहला ऑप्शन 4, दूसरा 1, थर्ड -4, फोर्थ 0। यू हार्मोनिक है, इसमें पुट करेंगे यू सब जगह, ये वैल्यू कितनी आएगी 0, तो ऑप्शन क्या है ना। ऐसे ही ये कह दे अपने को क्वेश्चन है ना, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो अपन है ना ऑप्शन में अपने को कुछ दे दे। तो अगर मैं यहां क्या लगाऊं, u लगाऊं, तो यहां भी u आएगा। अब u का 2 बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा, u का 2 बार पार्ट 0 आ जाएगा, तो उस वक्त वो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। बट अगर यहां पर u या रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, यहां से मॉडुलस ऑफ एफ डेस जेड का स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर 2 बार है, u का v के रेस्पेक्ट में तो 0, तो ये कितना आएगा, एक बार से 2u अगले बार से 2, तो कितना मिल जाएगा 2f डेस जेड का होल स्क्वायर। यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जरूर देखिए। ठीक है, और भी हमारे पास यहां से अब ठीक है ऑलमोस्ट है ना, ये इसको लाप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, डेल स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर है ना। चलिए, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन का पार्ट रहा, इसमें अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी है, नए नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, पुराने क्या बन रहे थे, और ये लास्ट के 2 चीजें अपने को याद रखनी है, यहां से कोई क्वेश्चंस बन जाए तो ठीक है। और भी कुछ चीजें पर वो हमारे लिए नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर और उनमें पूछी जाती है ना, और वो इतना एडवांस हमारे पास सिलेबस में भी नहीं है, तो इस वजह से एनालिटिक फंक्शन का पार्ट बहुत और बड़ा है, पर हमारे लिए ये सफिशिएंट है ना। सफिशिएंट मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट। ठीक है, ये मत समझना कि नहीं कुछ छोड़ गया, नहीं। ठीक है, हम इतने कम टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि जितना है सब कवर करें है ना।
हम याद रखना है वो याद रख लेंगे, जो सारा काम करना है, बट हमसे क्वेश्चंस हो जाए, और हमसे हो रहे हैं, तुमको खुद को लग रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और फिर कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पुराने पेपर से ही करनी है, पेपर से ही करनी है। जो लास्ट तक देखते हैं ना उनके लिए ये है। दूसरा वही हर बार का कि तुम रिवीजन टाइम से करो, और ये कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 40-45 मिनट की क्लास है, 40-42 मिनट की, कितना टाइम लगता है इसको रिवाइज करने में? आप करोगे, मतलब आपका अगर सेकंड ग्रेड अटक रहा है, फर्स्ट ग्रेड अटक रहा है, ये क्वेश्चंस आपको दिलाएंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर तुमने पहले पढ़ा भी है ना, फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुमने इस वे में नहीं पढ़ा। हर एक टॉपिक हम ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में, है ना, जहां अपन कन्फर्मल मैपिंग बहुत शानदार तरीके से फोड़ेंगे उसको, है ना। इतना खतरनाक तरीका है कि उसके क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अच्छा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल होगा, ठीक है। आप बस उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।